अब देखिए वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है आपको? एक बार बताएं, वॉइस आ रही है? हाँ जी, अगर वॉइस आ रही है देन बताएं। वॉइस आ रही है आपको? वॉइस आ रही है? एक बार बताएंगे वॉइस आ रही है क्या आपको? हाँ जी, यदि वॉइस आ रही है तो बताते चलेंगे मुझे। हाँ जी, बताएंगे एक बार। ओके 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 ओके। तो मैंने जितनी बातें करी उतनी बातें तो आपको सुनी नहीं होगी। मैं ये कह रही थी विशाल जी आप कर लेना, ठीक है, आपको जो भी कंप्लेन है 130 के बाद में कर लेना आप। मैं ये कह रही थी कि द्विवेदी युग में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा होगा, इन्होंने जिसके बाद में इन्होंने इनके नाम पर इतने बड़े युग का नाम पड़ गया। समझ रहे हैं आप? तो द्विवेदी जी, तो द्विवेदी जी का कितना बड़ा नाम होगा जिनके नाम पर इतने बड़े युग का नाम पड़ गया। ठीक है, पूरा नाम क्या हो गया इनका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम हो गया बच्चे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनका एक बड़ा महान कंट्रीब्यूशन हमारे हिंदी साहित्य में दिखाई देता है, जिस कंट्रीब्यूशन के नाम पर पूरे के पूरे युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी जी पड़ गया। तो एक सवाल आपको पूछा जाता है कि द्विवेदी जी एवं उनका योगदान हिंदी साहित्य में कैसे रहा, तो उस योगदान को आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो इनका पूरा नाम आप लोग को जानने होगा। दूसरी बात, यहां पर आप देखेंगे कि इनके करियर की शुरुआत कब से हुई थी। तो यहां पर लिख लेंगे आप कि 1903 में सबसे पहले इन्होंने संपादन के क्षेत्र में, 1903 में संपादन के क्षेत्र में सरस्वती पत्रिका, क्या नाम है पत्रिका का? सरस्वती, बड़ी ही फेमस पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। इस चीज को देख लीजिए, ये कौन थे? एडिटर थे, संपादक थे, संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। ये पत्रिका वैसे तो 1899 से शुरू हुई थी। इसके संपादक मंडल में अन्य लोग भी थे जिनको हम द्विवेदी युग के ही अंतर्गत कई जगह पर देखते हैं। जैसे एक थे श्याम सुंदर दास जी, क्या नाम था? एक थे श्याम सुंदर दास जी, ठीक है, इन्हें भी इसके संपादक मंडल के अंदर ही देखते हैं। एक थे आपके राधा कृष्ण दास जी, राधा कृष्ण दास जी, ठीक है। एक थे आपके कार्तिक प्रसाद जी, श्री कार्तिक प्रसाद जी, ठीक है। एक थे आपके यहाँ पर जगन्नाथ रत्नाकर जी, जगन्नाथ रत्नाकर जी, ठीक है। ये सब लोग कौन है? ये सब लोग संपादक मंडल में आते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल के अंदर। हालांकि यहाँ पर जो द्विवेदी जी का एक योगदान है वह अविस्मरणीय है, यानी कि वह भूला नहीं जा सकता। समझ गए है ना? वह भूला नहीं जा सकता है, बिल्कुल। तो आगे चलिए, आप यहाँ पर लिख लिया 1903 में इन्होंने सरस्वती संपादक के रूप में कार्यभार संभाला तथा द्विवेदी जी ने खड़ी बोली साहित्य के विकास में, क्या? खड़ी बोली साहित्य के विकास में खड़ी बोली साहित्य के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। तो आप लोगों को याद होगा, सॉरी ये आपका पहला पेज है और मैंने इसे यहां से शुरू कर दिया, यहां पे भी लिख देती हूँ एक बार। द्विवेदी युग ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो द्विवेदी जी हैं, इन्होंने, मैंने कहा आपको कि खड़ी बोली साहित्य के विकास में इनका अहम योगदान रहा है। साहित्य के विकास में अहम योगदान। अब आप एक बात बताइए मुझे कि जब भी आपको यहां पर ये बात पता चलती है कि गद्य और पद, क्या बात है? गद्य और पद, तो आप देखेंगे कि विस्तार किसके अंदर है? तो विस्तार इसके अंदर आता है। क्या आता है? विस्तार।
समझ रहे हैं? ये क्या है? ये आपका आ जाता है कंसाइज, है ना, या फिर कह सकते हैं संक्षिप्त। तो जब देश आजाद हो रहा है, ठीक है, जब देश आजाद हो रहा है, मिहिर शुरू से लिखवा रही हूं मैं, शुरू से बस मैंने इतना बताया है कि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक अहम योगदान है। इनके नाम पर इसका युग का नाम रखा गया। तो यहां पर आप लिख लेंगे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में 1903 ब्रैकेट में इन्होंने संपादक का कार्यभार संभाला। आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि इनके अतिरिक्त संपादक मंडल में श्री राधा कृष्ण दास, श्री कार्तिक प्रसाद जी, श्याम सुंदर दास जी, जगन्नाथ रत्नाकर जी शामिल थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली साहित्य के विकास में एक अहम योगदान अदा किया या अहम योगदान निभाया। ये चीजें लिख लिया आपने। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि खड़ी बोली कब आई। जैसे अभी तक क्या था, अभी तक अवधि, ब्रज, ये सब चल रही थी। वो किस में चलती थी? वो पद्य में चलती थी। पद्य कैसा होता है? कंसाइज होता है, संक्षिप्त होता है। यदि हम विस्तार की बात करें तो उसके लिए हमें गद्य की आवश्यकता होती है। तो जब हम गद्य की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं, अर्थात अब हम विस्तार की ओर जा रहे हैं, विस्तार जहां पर कंसाइज चीजों से काम ना चल रहा हो, भारत में स्वतंत्रता को प्राप्ति की अवस्थिति बन रही हो और लोगों को ज्यादा विस्तार की आवश्यकता हो, तो उस ज्यादा विस्तार की आवश्यकता हेतु आप यहाँ पर समझ के चलिएगा कि यहाँ पर पद्य में काम नहीं चलेगा, यहाँ पर किस में काम आएगा? यहाँ पर गद्य में काम आता है। ये चीज समझ गए आप लोग? यहाँ पर समझ गए आप लोग, है ना? क्लास के बाद में पूछ लेना आपको जो भी चीजें हैं यूपीपीसीएस में। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, बाकी पता नहीं भाई रहेगा या नहीं। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, ठीक है? ओके, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, है ना? मुझे नहीं जानकारी है अभी। ओके, जैसे ही वहां से कुछ पता आता है तो मैं आपको बताती हूँ। डन जी, समझ में आ गई बात? ओके, समझे कि नहीं? जी, चलिए आगे। अब जो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये एज अ साहित्यकार बहुत बड़ी प्रसिद्ध नहीं है। तो फिर किस पर है ये प्रसिद्ध? तो एक तरीके का जो डिसिप्लिन होता है, जो लैंग्वेज को लेकर के डिसिप्लिन होता है, जो ज्यादा जरूरी होता है किसी भी लिटरेचर में, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने में इनका बड़ा नाम है। तो लिखिए इसमें कि महावीर आचार्य संपादक का नाम आपको रिपीट करना है। क्या नहीं समझे हो संगीता जी, क्या नहीं समझे हैं वो बताइए। मैं जस्ट कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं भारतेंदु द्विवेदी युग का बता रही हूँ। बच्चे क्या नहीं समझे इसमें? संपादकों के नाम लिख लीजिए। अन्य के मैंने लिखवाया था श्याम सुंदर दास जी, राधा कृष्ण दास जी, श्री कार्तिक प्रसाद जी और जगन्नाथ रत्नाकर जी। ठीक है, ये 4-5 नाम लिख लीजिए। लिखिए इसमें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक साहित्यकार के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी एक साहित्यकार के रूप में उतनी प्रसिद्धि नहीं पाए, परंतु इन्होंने अपने युग के अन्य साहित्यकारों
के अंदर, साहित्यकारों के अंदर साहित्यकारों के अंदर एक भाषाई अनुशासन, एक भाषाई अनुशासन यानी कि भाषा के पीछे क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, उस अनुशासन को विकसित करने में इनकी बड़ी अहम भूमिका है। एक भाषाई अनुशासन को विकसित करने, भाषाई अनुशासन को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिख लिया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके माध्यम से विभिन्न रचनाकारों को साहित्य में कुछ विशेष करने की प्रेरणा मिलती रही। प्रेरणा मिलती रही। लिख लिया? प्रेरणा मिलती रही। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कि द्विवेदी युग के नामकरण का आधार, द्विवेदी युग के नामकरण का आधार। कंप्लीट है क्यों? देखिए इसमें पहला 1900 से 1918 तक, 1900 से 1918 तक के काव्य को द्विवेदी युगीन काव्य कहा जाता है। संगीता जी शुरू से बता रही हूं मैंने आपको द्विवेदी युग पढ़ाना शुरू किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर इनका योगदान इतना ज्यादा था कि इनके इस योगदान के कारण, मुस्कान आपका मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप किसकी बात? अच्छा, वो काल विभाजन में अभी हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, समझ गए आप बात? काल विभाजन में जो हमने बताया था आपको कि आदि काल है या वीरगाथा काल, जो भी आप कहना चाहें, उसके बाद में यदि हम भक्ति काल की बात करें, रीति काल की बात करें, उसके बाद में ये आधुनिक काल है जिसको अब हम भारतेंदु, द्विवेदी इन सब के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है 1900 से 1918 तक के काव्य को, 1900 से 1918 तक के काव्य को द्विवेदी युग का काव्य कहा जाता है। द्विवेदी युग का काव्य कहा जाता है।
आगे लिखेंगे, इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके इस अविस्मरणीय यानी कि ना भुलाया जाने वाला अविस्मरणीय योगदान के कारण, उनके इस अविस्मरणीय योगदान के कारण एवं इस युग में भाषाई अनुशासन, इस युग में भाषाई अनुशासन को स्थापित करने के कारण उन्हें एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में देखा गया। उन्हें एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में देखा गया। जिसके चलते इस युग का नाम, जिसके चलते इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ गया। द्विवेदी युग पड़ गया। लिख लिया? आगे लिखेंगे, नहीं, छायावाद के जनक इनको नहीं कहेंगे। आगे जब हम छायावाद पढ़ेंगे तब हम वहां पर बताएंगे। आगे लिखेंगे, द्विवेदी युग की तत्कालीन परिस्थितियां। अगला हेडिंग है, क्या थी तत्कालीन परिस्थितियां, क्या थी, कौन सा समय है ये जब हम बता रहे हैं आपको। तो ये आपका 1857 के बाद में जो क्रांति शुरू होती है और भारत में जिस तरीके से जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी जब वो बदलती है, कैसे बदलती है पॉलिटिकल व्यवस्था, क्योंकि ये है भारत देश, इसके ऊपर इतना शोषण हुआ कि 1857 की क्रांति हो गई। अब यहाँ पर जो मैडम थी जो ब्रिटेन में बैठी थी, उन्होंने सोचा ऐसे तो एक बड़ा उपनिवेश हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करती हूँ अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर देखती हूँ कि किस तरीके से चीजें चल रही, ठीक है। तो इस करके इन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि को यहाँ पर भेजा और उसके एवज में ये एक तरीके से यहाँ पर शासन करने लगी। तो पॉलिटिकल व्यवस्था बदली। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सोशल यानी कि सामाजिक और पॉलिटिकल या फिर आप कह सकते हैं कि जो कल्चरल, हमारे जो कल्चर के साथ में खिलवाड़ हो रहा था, जो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन हुए भारत में, उनकी वजह से एक वैज्ञानिकता भारत के अंदर आई। और यहाँ पर आप देखते हैं कि फीमेल की स्थिति सुधारने की बातें करी। यहाँ पर आप देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों में गौरव की भावना उत्पन्न हुई और जो वेस्टर्न कल्चर था, जो हाँ इसे टाइम को हम चेंज करेंगे आरती, मैंने वहां पर देख लिया है कि अभी क्लासेस तो ऑलमोस्ट आपकी चल नहीं रही है, बहुत सारी क्लासेस, तो सुबह में हम इसे शिफ्ट कर लेंगे ताकि आप और हम दोनों के दोनों यहाँ पर जो है इस चीज को अपना एक सुबह को ही अपना फ्रेश माइंड से करके और खत्म करें कहानियों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, फिर दिन भर आप अपना पढ़ो, अपना आंसर राइटिंग करो, जो भी आपको करना है वो कर लो, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज को कि जो वेस्टर्न कल्चर था यानी कि जो पाश्चात्य संस्कृति अभी तक हमारे ऊपर ऐसे थोपी हुई थी कि बस अहम ब्रह्मास्मि टाइप की, और इन लोगों ने जो ये सोचा हुआ था कि हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है भारत को सुधारने की, तो अब इस पाश्चात्य संस्कृति को क्या नेगेटिव करार देने के लिए भारत ने अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति जो गौरव का भाव था लोगों के अंदर, उस गौरव के भाव को पुनः लौटाने की कोशिश करने लगे। साथ ही साथ वैज्ञानिकता आने से लोगों को न्याय दिलाने की, लोगों को यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों के अंदर न्याय की, लोगों के अंदर एक प्रकार के मानवतावादी दृष्टिकोण को लाने की कोशिश की जाने लगी, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आप
ये तो था समझने के लिए। तो हेडिंग डाली होगी आपने कि द्विवेदी युग की तत्कालीन परिस्थितियां, ठीक है, द्विवेदी युग की तत्कालीन परिस्थितियां, ठीक है। लेकिन भारत में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 के बाद, 1857 के बाद अंग्रेजों की राजनीतिक व्यवस्था, अंग्रेजों की राजनीतिक व्यवस्था सत्तावन की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक व्यवस्था मजबूत मजबूत होती गई, मजबूत होती गई। उसके बाद भारत में एक राजनीतिक संगठन, उसके बाद भारत में एक राजनीतिक संगठन कांग्रेस, कांग्रेस 1885, कांग्रेस 1885 में स्थापित होने के बाद, स्थापित होने के बाद भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई। नहीं, मैं ही रुक रही हूं, वीडियो नहीं रुक रहा है, मुझे लगता है आपने लिखा नहीं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई, इस तेजी के कारण भारत में सामाजिक सांस्कृतिक, भारत में इस तेजी के कारण भारत में सामाजिक सांस्कृतिक, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों के फलस्वरूप, आंदोलनों के फलस्वरूप एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, जिसके बाद भारतीयों ने तार्किक सोच विकसित की, तार्किक सोच विकसित की, तार्किक सोच विकसित की। तत्पश्चात अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई पाश्चात्य संस्कृति,
की प्रतिक्रिया में यानी कि रिएक्शन हुआ है ना, इसकी प्रतिक्रिया में भारतीयों ने अपनी पुरातन सभ्यता, अपनी पुरातन भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति, भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति गौरव की भावना के प्रति गौरव की भावना का उद्घोष किया। के प्रति लिख लिया है ना, कहां तक लिख लिया? के प्रति गौरव की भावना का उद्घोष किया। ठीक है, क्या किया? गौरव की भावना का उद्घोष किया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। गौरव की भावना का उद्घोष किया। ठीक है जी, आगे लिखेंगे। इस प्रकार से पुनर्जागरण, इस पुनर्जागरण के बाद भारतीयों के मन में तर्कवाद, वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, न्यायप्रियता, सहिष्णुता तथा अनेक मानव मूल्यों की स्थापना होने लगी। अनेक मानव मूल्यों की स्थापना होने लगी। समझ में आ गई बात? अनेक मानव मूल्यों की स्थापना होने लगी। समझ में आ गई बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। डन, आगे चलो। तो ये थी यहाँ की परिस्थिति। कब की? जब द्विवेदी युग आया था। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया? एक तरफ तो ये आंदोलन हो गया है, इसके बाद में लोगों के अंदर एक जो स्वतंत्रता का भाव था वो उत्पन्न हुआ, तो गद्य जो ये है या साहित्य जो है इस तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ भारत में यहाँ पर जो सत्ता थी अंग्रेजों की, उस सत्ता के परिवर्तन में सत्ता में एक परिवर्तन आया, यानी कि एक चेंज आया। तीसरी बात यहाँ पर साथियों क्या है? यहाँ पर है कि भाई हमारे पास में अब तक ऐसा कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जहां पर अब कांग्रेस की स्थापना हो गई, और इसकी स्थापना होने से भारतीयों के पास भी राजनीति करने की ताकत सी पैदा हो गई और अपनी राजनीतिक परिस्थिति बदलने की तरफ वह भी अग्रसर हो गए। तीसरी बात क्या आ जाती है
अब जिस प्रकार से जो रेनेसा था, या आप कह सकते हैं भारत के अंदर यदि हम बात करें तो जो पुनर्जागरण की जो परिस्थितियां थी, उन्होंने मानव को यहाँ पर केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था। और इस मानव से जुड़ा हुआ जो भी यहाँ पर न्याय था, या मानव से जुड़ा हुआ जो भी समानता था, या इस मानव का जो भी नारी का अधिकार था, जो भी पुरुषों का, जो भी बच्चों का, जिसका भी, उन अधिकारों की बात करने लगा था। तो अब का साहित्य कैसा होगा? अब का साहित्य ऐसा नहीं होगा बेबस, अब का साहित्य कैसा होगा? स्वतंत्र होगा। तो अब जो हमारे साहित्यकार लिखेंगे, वो साहित्यकार एक प्रकार से अपनी उन चीजों को लिखेंगे जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आए। अब यहाँ पर जो हमारा साहित्यकार है वो ये कह रहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी कि अब साहित्य केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा जाएगा, अब साहित्य में एक मर्म होगा, एक चिंतन होगा, और उस चिंतन साहित्य के आधार पर ही हम आगे की चीजों को लेकर चलेंगे। धर्मवीर जी, हम चलेंगे इसको भी लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। आप कि द्विवेदी लिखे, अगली बात लिखे भैया, जो कर रहे हो अभी फिलहाल उसको कर लो, ठीक है। द्विवेदी युग के साहित्य की विशेषता, ठीक है, क्या विशेषता रही इस युग के साहित्य की? तो नंबर 1 विशेषता के आधार पर आप लिख लेंगे क्या विशेषता रही। तो सबसे पहली विशेषता लिख लेंगे कि इसकी भावगत विशेषताओं पर आएंगे हम। किस पर जी? भावगत विशेषता। क्या विशेषता है भावगत विशेषता में? सबसे पहली कि यहाँ पर ये जो साहित्य आया, ये जो द्विवेदी युग है, ये जो अपना अलग अलग जगह रहा है, इसमें समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना, ठीक है, समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना हो रही है, ठीक है। बिल्कुल, साहित्य ही समाज का दर्पण है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। पर अब तक बच्चे साहित्य में बीच में ईश्वर भी आ जाते थे, है ना, जैसा जैसा चीजें चल रही है वैसी वैसी चीजें आ जाती थी। यहाँ कतई मानव को ले आए हैं, कह रहे हैं कि मानव को ही हम इसके अंदर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें लिखे समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना, माने अब तक क्या था? अब तक हम बात ही नहीं कर रहे थे विवेकशीलता की, अब तक हम बुद्धि की बात ही नहीं कर रहे थे, अब तक हम काय की बात कर रहे थे? ईश्वर है, चिंतन है, ये है, वो है। अब तक हम अपनी संस्कृति में जो यहाँ पर जो एक प्रकार का अंधापन था, हम उस अंधेपन की तरफ थे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि द्विवेदी युग एक तर्कशीलता तथा चिंतनशीलता का युग है। तर्कशीलता तथा चिंतनशीलता का युग है। लिख लिया? द्विवेदी युग एक तर्कशीलता तथा चिंतनशीलता का युग है, ठीक है। आगे लिखेंगे किसी भी पथ का अंधानुकरण ना करते हुए, किसी भी पथ का अंधानुकरण न करते हुए इस युग में विवेक के आधार पर यह तय किया गया कि वर्तमान परिस्थितियों एवं समय के लिए क्या प्रासंगिक है। यानी अब ऐसे नहीं कि कुछ भी हम करना शुरू कर दे, अब हम यहाँ पर रिलेवेंसी की बात कर रहे हैं। और आप एक चीज का यकीन मानिएगा
कि प्रासंगिकता कब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं होगा, यानी कि इंटेलेक्ट नहीं होगा। जब तक हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आज समय की क्या मांग है, तब तक हम इस रिलेवेंसी पर बात ही नहीं कर पाएंगे। ये चीज समझने का प्रयास करेंगे सभी बालक, ठीक है। समझ रहे हैं आप? डन। तो यानी कि क्या चीज रिलेवेंट है, क्या चीज प्रासंगिक है, जब तक हम उस चीज पर चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम यहां पर इस परिस्थिति पर नहीं जा पाएंगे। समझ में आ गई बात आपकी? जी, लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, अगला देखेंगे। अगला तो यहां पर कौन सी चीज आई? भावगत जो विशेषता थी उसमें नए प्रतिमानों को गढ़ा गया, यानी कि जो आज के समय में रिलेवेंट हैं, जो प्रासंगिक है, उन्हीं पर हम बात करेंगे। दूसरी विशेषता भावगत विशेषताओं के अंदर लिखेंगे। रिपीट करना है अभिषेक, लिखिए। मैंने आपको बताया कि वर्तमान परिस्थितियों एवं समय के अनुसार क्या प्रासंगिक है, उन पर बात की गई। समझे? कोई बता दे इनको अगर ना समझे हो तो। दूसरा आधुनिक भावबोध। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है? आधुनिक भावबोध। यहां पर लिखेंगे आप कि हालांकि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारतेंदु काल में ही प्रारंभ हो गया। ठीक है, पहला तो भारतेंदु ही था। हालांकि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारतेंदु काल में ही प्रारंभ हो गया, परंतु द्विवेदी युग तक आते आते आधुनिकता का स्वरूप गंभीर होने लगा। द्विवेदी युग तक आते आते आधुनिकता का स्वरूप गंभीर होने लगा। आधुनिकता का स्वरूप गंभीर होने लगा। इस काल में या इस युग में केंद्र में ईश्वर के स्थान पर मनुष्य, केंद्र में ईश्वर के स्थान पर मनुष्य आ गया या मनुष्य लिखे आगे, तथा आस्था एवं भक्ति के स्थान पर तर्क स्थापित हो गया। इस युग में केंद्र में ईश्वर के स्थान पर, यानी कि यहां पर कौन हुआ करता था अब तक? गॉड। और मुख्य चिंता का विषय क्या था? मोक्ष।
अब क्या हो गया, तर्क, है ना, और कौन आ गया, मनुष्य। मनुष्य की चिंताएं लग गई दुनिया में, समझ रहे हैं। तो यानी कि यहां पर केंद्र में ईश्वर के स्थान पर मनुष्य तथा आस्था और भक्ति के स्थान पर तर्क आ गया। तथा तथा इस युग में पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में स्थापित किया गया। कैसा ईश्वर है? अब हमारा ईश्वर जो है, छोटा सा ईश्वर ताड़का वध नहीं करेगा। अब हमारा छोटा सा ईश्वर 10 हाथों वाला नहीं होगा, 4 हाथ पैरों वाला होगा। ठीक है, तो इस युग में पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में स्थापित किया गया। एवं कवियों ने अपनी संस्कृति का गहन मंथन प्रारंभ कर दिया तथा अंधविश्वास तथा मोह को छोड़कर अपनी गलतियां ढूंढकर उन्हें ठीक करने का प्रयास किया। माने अपनी गलतियां भी ढूंढी, उन गलतियों से कुछ सीखने की भी कोशिश की, उन गलतियों को डिलीट भी करने की कोशिश करी, और इन सब चीजों से परिष्करण यानी कि शुद्धता की ओर भी मूव कर गए। ठीक है, कवियों ने अपनी संस्कृति का गहन मंथन प्रारंभ किया। कवियों ने अंधविश्वास और मोह को छोड़कर अपनी गलतियां ढूंढी और उन्हें ठीक करने का भी प्रयास करने लगे। यहीं पर कहते हैं हमारे भारती में गुप्त जी क्या कहते हैं कि हम कौन थे। माने हम कौन थे? हम एक गौरवपूर्ण संस्कृति के प्रणेता थे। हम कौन थे, क्या हो गए? आज हमारे ऊपर औपनिवेशिक सत्ता ने अपना आधिपत्य जमाया हुआ है, और अगर यही लक्षण रहे तो क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी। आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी, यानी आओ आज मिलकर इन सभी समस्याओं पर विचार करें। ये विचार किसका द्योतक है? ये विचार द्योतक है तर्क का। आओ मिलकर विचार है सामूहिकता का। आओ अब हम अपनी इस संस्कृति जिसके हम प्रणेता रहे हैं, उस प्रणेता के, उस ऐसे युग के जिसको हमने इस संस्कृति के एक वाहक के रूप में हमने इस संस्कृति को संजोया है, हमने इस संस्कृति को आगे लेकर जाना था। हमने अपना विनाश कर लिया है। हम कौन थे? हम श्री राम के वंशज हैं, हम महापुरुषों के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम वंशज हैं उन वीरों के जिन्होंने कभी पराधीनता को, पराजयता को स्वीकार नहीं किया था। क्या हो गए? हमारे ऊपर चंद अंग्रेज आए, अपना अधिकार रख करके चले गए, और अगर यही सब रहा तो अभी हम क्या होंगे ये किसी को नहीं पता। आओ आज मिलकर के इस चीज पर विचार करें,
इन सभी समस्याओं पर विचार करें, अन्यथा ये समस्या हमारे समाज को खोखला कर देगी, दुबला कर देगी। समझ रहे हैं? आगे लिखेंगे, द्विवेदी युग के कवियों में, द्विवेदी युग के कवियों में आधुनिक भाव बोध है, आधुनिक भाव बोध है, इनकी मॉडर्न एक भाव है, इनके अंदर आधुनिक भाव बोध है। इसलिए ये कवि इस लोक की चिंता करते हैं, ना कि परलोक की। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि ऊपर जाके हम कढ़ाई में डाले जाएंगे, तेल में पकाए जाएंगे, क्या होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये कवि इस लोक की चिंता करते हैं, इसलिए ये कवि इस लोक की चिंता करते हैं, न कि परलोक की, न कि परलोक की। इस युग में यदि ईश्वर भी आते हैं, इस युग में यदि ईश्वर भी आते हैं, तो वह यह लोक को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इनके यहां पर यदि ईश्वर भी है ना, तो वो भी यह लोक को बेहतर बनाने की कृपा कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। इस लोक में यदि ईश्वर भी आते हैं, तो वह यह लोक को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, यह लोक को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, ना कि मनुष्य को, ना कि मनुष्य को परलोक की कामनाओं से भरने, न कि मनुष्य को परलोक की कामनाओं से भरने। इस लोक में यदि ईश्वर भी आते हैं, तो वह यह लोक को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, ना कि मनुष्य को परलोक की कामनाओं से भरने। नीचे एक लिखेंगे कि संदेश यहां मतलब ईश्वर कह रहे हैं, और ईश्वर के माध्यम से, कवि के माध्यम से ईश्वर कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं स्वर्ग का संदेश नहीं लाया। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं कोई स्वर्ग की बातें करने तुमसे नहीं आया हूं। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया। मैं कौन हूं? मैं तो भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी इनके जो ईश्वर है वो भी इस भूतल को ही बात कर रहे हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये मैथिली शरण गुप्त ने साकेत उर्मिला जी को बताया। एक्चुअली इन्होंने जितनी भी ऐसी शोषित टाइप की महिलाएं थी उनके विषय में भी काफी लिखा। और यहाँ पर यदि हम इनकी बात करते हैं तो ये किन्होंने लिखा है, तो ये भारत भारती, यदि आप पढ़ेंगे तो भारत भारती के अंदर गुप्त जी ने लिखा है, भारत भारती के अंदर गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, देख लेंगे रेफरेंस। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी भारत भारती के अंदर गुप्त जी ने लिखा है। और यदि इसकी बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये यहाँ पर लिखा गया है, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। गुप्त जी के द्वारा साकेत के अंदर लिखा गया। धन लिख लीजिए, भावनाएं लिख ली सारी? हाँ जी, लिख ली या नहीं लिख ली बताइए, लिख ली या नहीं लिख ली आप लोगों ने? नेक्स्ट, द्विवेदी युग में कवियों के मन में, या कवियों के, द्विवेदी युग में कवियों के मन में
प्रगतिशीलता उपस्थित है। प्रगतिशीलता उपस्थित है यानी कि प्रोग्रेसिव है ये। प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा सोचते हैं नारियों के बारे में भी, महिलाओं के बारे में भी। ठीक है, लिखेंगे यहां पर कि प्रगतिशीलता है इनके मन में, है ना। द्विवेदी युग में कवियों में प्रगतिशीलता उपस्थित है। ये महिलाओं की स्थिति, ये महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की दारुण स्थिति लिखेंगे, यानी कि बहुत बेकार वाली जो स्थिति है, दारुण स्थिति को देखकर द्रवित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। कहते हैं कि क्या कहते हैं, कहते हैं अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध तेरे और आंखों में पानी। यानी तू बस यही तेरी जिंदगी रह गई है, तेरे आंचल में दूध यानी कि बच्चे पैदा करना तेरा लक्ष्य है जीवन का, और तू रोती रहती है इतनी, तेरे अंदर इतनी, कैसे तू समा लेती है सब कुछ। नारी के प्रति सम्मान है। क्या कहते हैं, कहते हैं अबला जीवन, ये सब वही के लिखे गए हैं, ठीक है, उसी समय के। अबला जीवन, इन्हीं को हम अपने ऐसे की शुरुआत इसी से किया करते थे, है ना। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, और आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लिख लिया, चलिए आगे लिखेंगे। द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने, द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने, अगला, द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने उन सभी नारी पात्रों को अपने साहित्य में स्थान दिया है, उन सभी नारी पात्रों को अपने साहित्य में, यानी किसको बेस बना के लिखा, जिनको उपेक्षित किया गया था। जैसे साकेत लिखा है, उर्मिला। एक बात बताइए, माता सीता तो चल दी उनके साथ में, व्हाट अबाउट द वाइफ ऑफ लक्ष्मण, वही तड़पती रही बिना पति के। भगवान बुद्ध हमेशा आलोचना के पात्र रहे इस विषय में कि यशोधरा को छोड़ करके चले गए, अपने पुत्र राहुल को छोड़ करके चले गए। तो इस युग के या द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने नारी पात्रों को हमेशा, उन नारी पात्रों को अपने साहित्य में स्थान दिया है जिन्हें इस समाज में उपेक्षित कर दिया था, उपेक्षित कर दिया था। इस युग के साहित्यकारों ने इस युग के साहित्यकारों ने इन महिलाओं को, इन महिलाओं को अपने काव्यों में नायिका बनाकर हीरोइन बना दिया, अपने काव्यों में नायिका बनाकर इनके जीवन का पुनर्मूल्यांकन किया, इनके जीवन का पुनर्मूल्यांकन किया, जिसके बाद
ये उन अंधेरों से निकल पाई, जिसके बाद ये उन अंधेरों से निकल पाई जिन अंधेरों में एक युग ने इनको धकेल दिया था, जिन अंधेरों में एक युग ने इनको धकेल दिया था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कृष्ण की प्रेमिका, बताओ प्रेम उनसे कर रहे हैं, शादी किसी और से। कृष्ण की प्रेमिका राधा, कृष्ण की प्रेमिका राधा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा, ऐसी प्रमुख नारियां हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, कृष्ण की प्रेमिका राधा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा, ऐसी प्रमुख नारियां हैं जिनको जिनको द्विवेदी युग में पहली बार, जिनको जिनको अंधेरे में धकेल दिया था धर्मवीर जी, ऐसा लिख लें आप, या भाई जो मैंने बोला हो पहले वो लिख लो, है ना। एक अंधेरे युग में धकेल दिया था, है ना। तो जिनको इस युग में ये ऐसी औरतें हैं या नारियां हैं जिनको द्विवेदी युग में पहली बार एक न्यायोचित व्यवहार मिला, न्याय के उचित या न्यायोचित व्यवहार मिला। लिखेंगे कहां कहां पर मिला। लिखे कि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के 9वें सर्ग, साकेत के 9वें सर्ग को उर्मिला को समर्पित किया, उर्मिला को समर्पित किया है। यशोधरा नाम से एक नया काव्य रचा गया, यशोधरा नाम से एक नया काव्य रचा गया। हरियोध ने प्रिय प्रवास में राधा को नया व्यक्तित्व दे दिया, राधा को नया व्यक्तित्व दे दिया। आगे लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त अपने काव्य में बुद्ध की पत्नी यशोधरा से कहलवाते हैं, बुद्ध की पत्नी यशोधरा से कहलवाते हैं। क्या कहलवाते हैं? कि सिद्धि हेतु यशोधरा कह रही है, सिद्धि हेतु स्वामी गए। भाई बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे लिए एक बड़े गौरव की बात है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, यह गौरव की बात। पर चोरी गए, पर चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। मुझे तो इसी चीज ने बहुत परेशान कर दिया है, यही बड़ा व्याघात। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यही गौरव की बात, पर चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। मेरे लिए बहुत व्याघात की बात है ये। सखी, हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते
सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, तू बता कहे तो क्या वे मुझे अपनी पदबाधा ही पाते हैं। हाँ बिल्कुल, धर्म इनका नाम है पूरा। ओके, अपनी पथ बाधा, यानी क्या वो मुझे रास्ते में मैं रोड़ा बन जाती उनके, यदि वो मुझे बता के चले जाते तो क्या मैं उनको जाने नहीं देती है। तो इतना बता दो तुम बस मुझे। तो कौन कह रहे हैं ये? यशोधरा जी कह रही, पद बाधा ही पाते हैं। चलो तुम बताओ मुझे, है ना, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड होगा आई थिंक। थर्ड, साहित्य के उद्देश्य पर बल। थर्ड बात है साहित्य के उद्देश्य पर बल। लिखें, द्विवेदी युगीन कवियों ने पहली बार साहित्य को रीतिवादी मानसिकता से बाहर निकालते हुए, पहली बार साहित्य को रीतिवादी मानसिकता से बाहर निकालते हुए साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया, साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया तथा ऐसी मानसिकता को खारिज करते हुए कहा कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र नहीं है, यानी मनोरंजन भी है पर केवल यही नहीं है, केवल मनोरंजन मात्र नहीं है, इसको अपनी गंभीर सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना है या अदा करनी है। यानी कि यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी क्या है कि यदि कोई ऐसी कोई गंभीर सोशल चिंता है तो उसका भी इसे जो है उस चिंता को भी मिटाना, उसको भी इसे क्या करना है, उसको भी इसे यहाँ पर, एक मिनट डिलीट कैसे होगा है ना। यानी कि क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि साहित्य का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन नहीं है, समझ रहे हैं। तो यहां पर लिख लीजिए, क्या कहा है इन्होंने, केवल मनोरंजन, यानी मनोरंजन भी होता है पर केवल वही नहीं होता है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी केवल एंटरटेनमेंट मतलब करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे महोदय, ठीक है जी।
समझ गए बात को? ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ लिखेंगे। लिख लिया? तो ये मैथिली शरण गुप्त का है, लिख लेना इस चीज में, है ना। ये किनका है? ये मैथिली शरण गुप्त कह के गए। कह रहे हैं कि केवल मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं साहित्यकार तुम्हारे, अगर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी वो निर्धारण करेंगे। चौथे नंबर पे आ गए शायद, है ना। चौथे नंबर पर लिखिए कि द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग में साहित्य के विविध विषय, विविध विषय लिखे इसमें, यानी कि कई विषयों पर चर्चा हुई है इसमें। ठीक है, लिखे इसमें कि इस युग में, इस युग में, इस युग में कई विभिन्न विषयों पर साहित्य रचनाएं की गई। कई विभिन्न विषयों पर साहित्य रचना की गई। चींटी से लेकर हाथी, यानी कि सभी पक्षी पशु, चींटी से लेकर हाथी, चींटी से लेकर हाथी, भिक्षु से लेकर राजा, भिक्षु से लेकर राजा, आकाश से लेकर पृथ्वी, आकाश से लेकर पृथ्वी, या पृथ्वी से लेकर आकाश, जैसे आपको लिखना है, तथा अन्य विषय जैसे प्रकृति पर भी साहित्य रचनाएं करना इस युग की विशेषता थी। ये कौन सा पॉइंट हुआ? अच्छा, इस युग की विशेषता थी। ठीक है जी, अब यहां पर लिख लीजिए फिफ्थ और लास्ट है ये, लिखिए इसे। अगला राष्ट्रीयता, लिखिए द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की, ना ऐसा लिखे, नहीं तो हाँ चलो ऐसे लिखे, द्विवेदी युग में भारतेंदु युग से अलग, द्विवेदी युग में भारतेंदु युग से अलग एक नई राष्ट्रीयता की धारणा को स्थापित किया गया, क्योंकि इस युग में राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या हुई, इस युग में राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या हुई तथा कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद, क्योंकि स्थापना हो ही गई थी 1885 में, कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद स्वराज की अवधारणा तय हुई, तथा साथ ही कई क्रांतिकारी
आंदोलनों तथा साथ ही कई क्रांतिकारी आंदोलनों ने भी इसमें उत्प्रेरक का काम किया, इसमें उत्प्रेरक का काम किया। और भारत भारती की रचना ने, भारत भारती की रचना ने इस राष्ट्रीयता के स्वरूप को, इस राष्ट्रीयता के स्वरूप को स्पष्ट तौर पर प्रकट किया, स्पष्ट तौर पर प्रकट किया। आगे लिख लेंगे द्विवेदी युगीन शिल्पगत विशेषता, द्विवेदी युगीन शिल्पगत विशेषता नंबर 1 पर भाषा है, लिखेंगे भाषा। द्विवेदी युग में गद्य एवं पद्य में, द्विवेदी युग में गद्य एवं पद्य में खड़ी बोली स्थापित थी, खड़ी बोली स्थापित थी तथा भाषा के अन्य द्वैध को, माने कोई और द्वैध था ही नहीं, भाषा के अन्य द्वैध को इस समय तक समाप्त किया जा चुका था, समाप्त किया जा चुका था। छंद, द्विवेदी युग में संस्कृत के वार्णिक छंदों को, यानी कि वर्णों के जो छंद होते हैं, संस्कृत के वार्णिक मात्रिक ऐसे छंद होते हैं ना, वार्णिक छंदों को का प्रयोग हुआ। साथ ही कुछ रचनाएं दोहों के माध्यम से भी प्रस्तुत की गई, साथ ही कुछ रचनाएं दोहों के माध्यम से भी प्रस्तुत की गई। काव्य रूप द्विवेदी युगीन साहित्य में अधिकांश प्रबंध काव्य दिखाई देते हैं। अधिकांश प्रबंध काव्य दिखाई देते हैं। यहाँ मुक्तक बहुत कम दिखाई देते हैं, यहाँ मुक्तक बहुत कम दिखाई देते हैं। विशाल जी, रेज योर डाउट। आप जो पूछना चाहते थे, आप जो कंप्लेन करना चाहते थे मुझसे, यू कैन डू दैट, कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे जी। जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, वह मुझे बता सकते हैं जी, बता सकते हैं मुझे क्या दिक्कत है आपको। जी बताएं। जन्मेजय, ये आपका बच्चे लगभग 20 to 30 क्लासेस का बच्चा है मेरे साथ, 30 क्लासेस का बच्चा है, 30 जी। ठीक है जन्मेजय, आपसे बात करना है, कैसे करें? मैंने आपका नंबर इसमें ले लिया है, ठीक है। मैं आपको इसमें जो है व्हाट्सएप मैसेज करूंगी, ओके ठीक है। और धर्मवीर जी, अब व्यक्तिगत है सबका, है ना, ओके।
विशाल, आर यू इन क्लास? बताएंगे एक बार? जी बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल, थैंक यू, रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्टेबल है। ओके, टाइम एक बार देख लेना बस, है ना? मैं सोच रही हूँ सुबह को, तो एक बार थंबनेल वगैरह देख लेना बना हुआ। मैंने उन्हें बोला था कि आप मेरे को सुबह वाला टाइम दे दीजिए या शाम वाला, जो भी सुबह में मैं कोशिश करी सुबह में लूँ। तो एक बार वो चेक कर लेना, ठीक है? वो चेक जरूर कर लेना, कल से शायद हो जाए वो चेंज, क्योंकि मैंने उन्हें बोला हुआ है। अब अभी तक नहीं बोला उन्होंने, नहीं तो मैं आज ही बता देती आपको। पर थंबनेल चेक कर लीजिएगा, इवेंट चेक कर लीजिएगा, सुबह में का बना होगा, शाम तक बन जाएगा, ठीक है? नहीं तो इसी टाइम का बना होगा। ओके जी, हाँ बिल्कुल, धर्म जी, धर्मवीर जी, बिल्कुल। जी, अब इसके पीछे विशाल जी मैं क्या ही कहूँ, हालांकि उसमें नुकसान आप छात्रों का ही हो जाता है अल्टीमेटली तरीके से, पर इसमें परेशानी कहीं ना कहीं हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं विशाल? कितने अध्यापक आपकी क्लासेस ले रहे हैं जिस दिन से बंद हुई है चीजें? नहीं ले रहे हैं ना। फिर भी मुझे मतलब वही लगता है कि नहीं, स्टूडेंट्स का क्या इसमें गलती है? जो है हमारे बीच में जो भी चीजें हैं, क्लैशेस हैं या जो भी चीजें हैं, उसमें आप की कोई कहीं पर भी गलती नहीं है, सिर्फ यही है कि यू ट्रस्ट, यू बिलीव ऑन अस, समझ रहे हैं? तो मैं इसमें कहीं पर भी आप लोग का दोष नहीं बताऊंगी, दोष हमारा